बच्चों, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों का पोल साइंस के दूसरा फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर को साथ साथ लेते हुए जो हमारा 12th का है उसमें हमने 1955 तक पहुँचे थे। 1955 में आप देखते हैं जहां पर पश्चिमी गठबंधन मतलब अमेरिका द्वारा सेंटो की स्थापना किया गया। 1954 में सीटो और 1955 में सेंटो की स्थापना किया गया। तो वहीं पर सोवियत महासंघ के द्वारा 1955 में ही वार्सा पैक्ट किया गया। बच्चों, वार्सा पैक्ट और सीटो या सेंटो या नाटो ये दोनों ही महाशक्ति अपने अपने गठबंधन को बनाने में अहोर में लगे हुए थे कि हमारा कितना बड़ा गठबंधन होगा। अब एक जो था वो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित था अमेरिका, और सोवियत महासंघ जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन यहीं पर कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जो नव औपनिवेशिकता से आज़ादी प्राप्त किए हुए राष्ट्र थे, जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर राष्ट्र थे, जिसमें हमारा भी राष्ट्र था भारत। और हम देखते हैं ऐसे भारत ही नहीं, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, अपना स्वतंत्र विदेश नीति बनाना चाहते थे। इन राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम किस तरह से अपना आर्थिक विकास करें, अपना सामाजिक विकास करें, अपना राजनीतिक विकास करें, अपना आर्थिक विकास करें। ये इनके सामने चुनौती थी। कहीं ना कहीं यहाँ से दो प्रश्न उठ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि भारत की नज़दीकी तो अमेरिका से भी थी और सोवियत महासंघ से भी थी, फिर भी भारत ने किसी भी गुट में जाने का निर्णय क्यों नहीं लिया। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि भारत ये चाहता था कि अब हम स्वतंत्र विदेश नीति बनाएं, अब हम स्वतंत्र नीति से आगे बढ़ें, अपना आर्थिक विकास करें। किसी के दायरे में रहकर हम उतना आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि भारत ये भी चाहता था कि दोनों से हमारी नज़दीकियां हैं, तो हम क्यों न दोनों से फ़ायदा उठाएं, दोनों से बराबर दूरी पर रहकर दोनों के फ़ायदा उठाएं। ये भी दो प्रमुख कारण थे, और इन्हीं दोनों प्रमुख कारणों से भारत ने किसी भी गुट में जाने का निर्णय नहीं लिया। यहाँ पर एक और संगठन बना, इसको संगठनात्मक रूप तो नहीं देंगे क्योंकि ये कोई गुट नहीं बना था, ये अलग एक संगठन बना था जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के संस्थापक सदस्यों का नाम पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप किसी का भी नाम बता सकते हैं। पंडित नेहरू जी हो गए हमारे प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरा सुकर्णो, जोसेफ ब्रांच टिटो, या किसी भी आप इन तीनों में से किसी दो का नाम आप आराम से लिख सकते हैं। हमारे जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र में संस्थापक राष्ट्र थे उसमें था भारत, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और फिलीपींस, 5 राष्ट्र शामिल थे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध का जो प्रमुख घटना, सबसे प्रमुख घटना है क्यूबा मिसाइल संकट। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। ये क्यूबा मिसाइल संकट था क्या? यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? तो क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा टापू सा देश था जिस पर सोवियत महासंघ के प्रभुत्व थे। सोवियत महासंघ चूँकि क्यूबा से बहुत दूर होने के कारण अब अमेरिका चाहता था कि हम क्यूबा पर अपना नियंत्रण कर ले, जिसके कारण अमेरिका यहाँ पर सैनिक घेराबंदी शुरू कर दिया। जब क्यूबा में सैनिक घेराबंदी अमेरिका शुरू किया तो जिसकी खबर सोवियत महासंघ को क्यूबा ने दिया, और 1962 में सोवियत महासंघ अपनी मिसाइल लगानी शुरू कर दी क्यूबा में, जिसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। अब कोई भी महाशक्ति ही क्यों न हो, युद्ध कोई नहीं चाहता था। इसीलिए अमेरिका अब अपने सैनिक बेड़ा को ये तो कहा कि जाओ और सोवियत महासंघ से मिसाइल ला रही जहाज़ को रोको, लेकिन उसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने तुरंत निकिता क्रुश्चेव से बात किए कि ये तृतीय विश्व युद्ध को आमंत्रण देना ठीक नहीं होगा। और निकिता क्रुश्चेव का भी जवाब बिल्कुल साफ था कि आपने इसके लिए उत्तरदायित्व पहल किए हैं तो इसका उत्तरदायित्व भी आप पे ही जाता है। आप अपनी सैनिक घेराबंदी हटा लीजिए और हम अपना मिसाइल हटा लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे विश्व की सांसें थम गई थी। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि अब 2 सैनिक आमने सामने थे। यहाँ पर युद्ध को रोकना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी युद्ध को
समय रहते रोका गया। जब युद्ध को रोका गया तो यहाँ पर तब जाके विश्व में कहीं ना कहीं सांसें थमी और विश्व रिलैक्स हुआ। नहीं तो तृतीय विश्व युद्ध इस तरह से लग रहा था, सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि अब तृतीय विश्व युद्ध को रोका जाना असंभव है। इसीलिए बच्चों, शीत युद्ध को हम लोग शीत युद्ध के चरम बिंदु के नाम से हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट को जानते हैं। आप सभी को पता होगा शीत युद्ध को हम क्यूबा मिसाइल संकट को हम शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहते हैं। तो आपको पूरा क्लियर हो गया कि भाई शीत युद्ध में, पूरे शीत युद्ध में जहां पर युद्ध की सबसे ज़्यादा संभावना बनी वो था क्यूबा मिसाइल संकट। यहां पर दोनों सैनिक आमने सामने थे, लेकिन फिर भी समय रहते युद्ध को रोका गया। दूसरी बातें आती है, एक प्रश्न ये उठता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद विश्व राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ। तो आप बताएंगे कि अब दोनों महाशक्तियों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई। नज़दीकियां बढ़ने के कारण अब 1963 में यहाँ पे बहुत सारे समझौते शुरू हो गए। यहीं पर पीटीबीटी समझौता हो गया। ये पीटीबीटी समझौता क्या था? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। एलटीबीटी समझौता हो गया, ये था लिबरेशन टेस्ट बैन ट्रीटी। ये सारे समझौता हो गए 1963 में। 1967 में आप देखते हैं एनपीटी समझौता हो गया। आप लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरल ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरल ट्रीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, जिसको हम लोग एनपीटी के नाम से भी जानते हैं। एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। यहाँ पर भी प्रश्न उठता है कि जो भारत 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज़ उठा सकता है कि परमाणु अस्त्र पर रोक होनी चाहिए, वही भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? क्योंकि भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि 1962 में भारत चाइना वार हो गया था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। दोनों युद्ध में आप देख रहे हैं कि दोनों पड़ोसी से युद्ध हो गया था और चाइना की नज़दीकी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से दिख रही थी, जिस कारण भारत के समकक्ष बहुत बड़ी चुनौती थी अपने पड़ोसियों से निपटने की। क्योंकि चीन के पास परमाणु अस्त्र था, तो भारत किसी दिखावे के उद्देश्य से नहीं, विश्व को धमकाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से परमाणु परीक्षण करना चाहता था। दूसरी बात ये थी कि भाई एनपीटी का जो उद्देश्य था, इसमें तो बहुत ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही डाउटफुल लाइन थे कि जिसके पास परमाणु अस्त्र है वो तो रख सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। तीसरी बात यहाँ पर यह थी कि भारत परमाणु परीक्षण के बहुत करीब पहुँच चुका था। आप लोगों को पता होगा कि 1974 में इंदिरा गांधी के समय में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि भारत 1971 में सोवियत महासंघ से अपना मित्रता की संधि करता है। 1971 में भारत ने सोवियत महासंघ से मित्रता की संधि करने पर फिर यहाँ पर प्रश्न उठ गया कि भारत ये दिखावा किया था, गुट निरपेक्षता का एक संस्थापक राष्ट्र किसी गुट में शामिल हो गया, क्या ये तर्कयुक्त है? तो यहाँ पर प्रश्न ये उठा, तो भारत ने अपना जवाब दिया, सफाई दिया कि नहीं, ये मित्रता की संधि है, किसी गुटबंदी की संधि नहीं है। ये संधि अगर चाहें तो हम पाकिस्तान अमेरिका से भी कर सकते हैं, किसी अन्य राष्ट्र से भी कर सकते हैं, हमें इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। सोवियत महासंघ पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, ना हम पर कोई प्रतिबंध है। लेकिन जो भी हो, भारत पर एक प्रश्न तो उठ ही गया कि भारत गुट निरपेक्षता के संस्थापक राष्ट्र होने के बावजूद कहीं न कहीं किसी गुट से नज़दीकी अवश्य दिखा दिया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। एक तरफ जहां पूंजीवादी की शक्ति बढ़ते जा रही थी, वही साम्यवादी अपने आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहा था। 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत महासंघ के राष्ट्रपति बनते हैं, इन्होंने अपने देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने सबसे पहले गुटबंदी की नीति से बाहर आने का निर्णय लिया और इन्होंने पूर्वी जर्मनी से अपने सैनिक को वापस बुला लिए। अपने सैनिक को जो अफगानिस्तान में थे उनको वापस बुला लिए। मतलब साफ था कि हम किसी भी गुटबंदी को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, किसी भी हम दिखावे में नहीं रहना चाहते, हम अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं। ये किसका मैसेज था? मिखाइल गोर्बाचेव का। मिखाइल गोर्बाचेव का नीति पूछा जाता है आपसे। उन्होंने पारिस्त्रोव और ग्लासनोस्त दो नीतियों को लागू किए थे, पारिस्त्रोव और ग्लासनोस्त।
खुलेपन और पुनर्रचना, ये इनकी नीतियां थी। खुलेपन भी और पुनर्रचना भी, ये दोबारा रचना करना चाहते थे, अपने आर्थिक विकास को एक बल देना चाहते थे। इसी क्रम में बातें आती है शॉक थेरेपी की 1990 में। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और बता देता हूँ कि 1989 में जब मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना सैनिक पूर्वी जर्मनी से मंगा लिए तो 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार को तोड़कर और जर्मनी का एकीकरण हो गया। जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो यहीं पर शीत युद्ध का औपचारिक अंत माना गया। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक और बढ़ जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जब शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाए। ये शॉक थेरेपी मॉडल क्या था? शॉक और थेरेपी, आघात देकर उपचार करने की नीति। ये आघात देकर उपचार करने की नीति से क्या तात्पर्य है? तो आघात देना मतलब पहले चोट पहुंचाना, उसके बाद उस पर थेरेपी करना, उपचार करना। ये शॉक थेरेपी मॉड्यूल था। लेकिन इसके अंतर्गत 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही इसका उद्देश्य होगा, आंसर्स बनेंगे। लेकिन अगर ये 4 नंबर में पूछ देता है, 4 नंबर में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। हुआ क्या? तो मिखाइल गोर्बाचेव अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। इसी क्रम में इन्होंने शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया और इन्होंने पश्चिमी यूरोपियन राष्ट्रों के साथ, जो हमेशा से पूर्वी गठबंधन के लिए, यूएसएसआर के लिए, सोवियत महासंघ के लिए हमेशा से एक, हम ये कह सकते हैं कि दुश्मन के रूप में रहा, हमेशा से पश्चिमी गठबंधन के साथ रहा, उनके साथ इन्होंने दोस्ती बनाने की कोशिश किया। लिहाजा इनको साथ धोखा किया गया। आप लोग देख सकते हैं कि इन्हें ऊंची कीमत पर माल दिया गया। लेकिन इन्होंने जब ये सोचा कि चलो तैयार माल भी हमारे इसी तरह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाजार पर नियंत्रण पश्चिमी यूरोपियन राष्ट्र का ही रहा, जिसके कारण जब ये तैयार माल लेकर पहुँचे तो इनके माल की कोई कीमत नहीं लगाई गई। अब जब कोई कीमत नहीं लगाई गई तो इनका तो जो एक्सपेंस था रॉ मटेरियल पर, कच्चे माल पर, वो तो हो ही गया था, लेबर कॉस्ट लग ही गए थे। अब इनको अपने वस्तु को औने पौने दामों पर बेचना पड़ा, जिसके कारण इतनी बड़ी आर्थिक नुकसान हुई कि सोवियत महासंघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बन गया शॉक थेरेपी मॉडल। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, 1991 में सोवियत महासंघ का विघटन हो गया। सोवियत महासंघ का विघटन हो गया। सोवियत महासंघ का विघटन के लिए उत्तरदायी कारक आप लोगों से पूछा जाता है। यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं कि क्या सोवियत महासंघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव उत्तरदायी थे? तो यस, क्योंकि उनके समय में ही सोवियत महासंघ का विघटन हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत महासंघ के लिए सारी अच्छाइयों के लिए काम किए थे। उन्होंने आर्थिक विकास पर काम किया था, उन्होंने राजनीतिक एकीकरण पर काम किया था। लेकिन सोवियत महासंघ का विघटन तो बहुत पहले निर्धारित हो चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी, महंगाई इतने बढ़ने लगे थे, जो उसका विघटन होना ही था। अब सोवियत महासंघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारक, सबसे पहला मिखाइल गोर्बाचेव की नीति आ जाता है, दूसरा शॉक थेरेपी मॉडल आ जाता है, तीसरा आर्थिक कमजोरी आ जाता है, अब महंगाई आ जाती है, और चौथा रूस की जो एकाधिकार था, राजनीतिक एकाधिकार, रूस का धार्मिक एकाधिकार, ये सारे ही कारण थे जिसके कारण सोवियत महासंघ का विघटन हो गया और यहीं पर शीत युद्ध का पूर्ण अंत माना गया। क्लियर बच्चों? कोई डाउट? अगर किसी तरह की किसी बच्चे को डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉर्ट किया जा सके। क्लियर? थैंक यू।